तो उसमें क्या है कि ये कि 10 साल पुराना शशांक आनंद का लेक्चर है। 10 साल नहीं हुआ तो 5-7 साल पुराना होगा। उसका टाइटल है बाबाओं का प्रमोशन। तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बाबा आते हैं, बाबा के पीछे एक मार्केटिंग कंपनी आती है। वो बाबा को बोलती है ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बोलना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और ऐसे ऐसे मार्केटिंग होती है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है और मार्केटिंग कंपनी का काम चलता है। तो ऐसे शशांक आनंद ने बोला है कि ओशो भी इसी तरीके से जो मार्केटिंग कंपनी थी उसके गुलाम थे, या फिर उचारा थे उसके। और ये बहुत कोई बुरी बात भी नहीं, क्योंकि शाहरुख खान को भी यदि आप देखें ना, तो शाहरुख खान बेसिकली एक व्यक्ति नहीं, शाहरुख खान एक कंपनी है। तो शाहरुख खान कैन नॉट स्टॉप बीइंग शाहरुख खान, बिकॉज उससे काफ़ी लोगों का घर चलता है। तो उसको रोज नहा के तैयार होके वापस काम पे आना ही पड़ेगा। तो वैसे ही बाबाओं का हिसाब है। तो ये जो ओशो फाउंडेशन है, ये अल्टीमेटली क्या है, ये उन मार्केटिंग कंपनियों ने बनाई हुई एक बहुत बड़ी सी उनकी दुकान है, उनका बिजनेस है, उनका धंधा है। उसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स सोसाइटी के अच्छे के लिए हो सकते हैं, एथिकल हो सकते हैं, कुछ अनएथिकल हो सकते हैं, कुछ लीगल हो सकते हैं, कुछ इलीगल हो सकते हैं। वो सब रैंडम कॉम्बिनेशन है। और जितना बड़ा उसका साइज है, ऐसा भी सकता है कि उसके 1% में ओशो को अपनी जिंदगी जीने को मिल जा रही हो, या सदगुरु को मिल जा रही है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली था तो वो एक ओशो का कोई सामान नहीं था ना, उससे ओशो कैरेक्टर था, एक हीरो था, बट अल्टीमेटली वो उसके शेयर होल्डर्स की कंपनी थी। अब शेयर होल्डर्स कौन है, कहाँ से, उनमें क्या कन्फ्लिक्ट है, उनमें क्या आपस में चलता रहा, क्या खरीद फरोख्त हो रही है, क्या उसमें घूसखोरी हो रही है, उसका चल रहा है। वो तो कंपनी है, मर्जिंग एंड एक्विजिशन चलते रहते हैं, तो वही हो रहा है वहाँ पर। तो बात ये है कि हम जो लोग थे उनका ये कहना है कि ये जो जगह थी ये अध्यात्म के लिए थी, कि हम जो है ऐसा नहीं है ना, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट के लिए थी। प्रॉफिट के लिए थी, आपका ये कहना है। हाँ, इट हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट के लिए थी, लेकिन अध्यात्म को सस्टेन करने के लिए हाँ, अध्यात्म का उसमें एंगल बना रहे, ओशो की खुजली मिटती रहे, और ओशो के जो करीबी लोग हैं वो अगर जब तक टॉप मैनेजमेंट में रहे या सक्रिय रहे, तो उनकी भी खुजली धीरे धीरे मिटती रहे। तो उनको धीरे धीरे एलिमिनेट किया गया होगा, धीरे धीरे खरीदा गया होगा, मैनिपुलेट किया गया होगा, या फिर अल्टीमेटली जो प्रॉफिट जिसका इंटरेस्ट था ऐसे लोगों का, उसमें वर्चस्व बढ़ा होगा। तो संन्यास का जो एंगल है धीरे धीरे कम हो गया होगा, या खत्म करने की कोशिश हो रही होगी अब। अभी कमर्शियल। हाँ, तो ऐसा मुझे लगता है, मतलब मुझे डिटेल नहीं पता है, लेकिन जो पूरी पूरी यदि मैं अपना नज़रिया उसकी तरफ देखूं, तो ये मेरी मान्यता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द लेटेस्ट करंट अफेयर्स, बट आई एम अवेयर ऑफ द होल स्टोरी, एंड दिस इज माई परसेप्शन टूवर्ड्स इट। तो ये जो है सो मतलब नुकसानदायक है, क्योंकि दुनिया तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नॉनसेंस में है, और जो कुछ आध्यात्मिक केंद्र हैं भी उसको अगर इस तरीके से। तो वो तो हर जगह होगा ना, जहाँ पर भी पावर सेंट्रलाइज्ड होती है वहाँ पर इस तरीके से काम होते हैं। इसलिए राइट टू रिकॉल मूवमेंट को डिसेंट्रलाइज रखा गया है। तो वो तो गद्दी है, गद्दी पे तो कोई भी बैठ सकता है, अंदर कुछ भी पॉलिटिक्स हो सकती है, उसका तो क्या है। तो सोसाइटी को सर्व करने के लिए वैसे भी नहीं बनाई गई थी सोसाइटी। तो सोसाइटी को अगर यदि वो सर्व कर रही है, तो एक उसका कोलैटरल बेनिफिट है, वो साइड बेनिफिट। और बिना कोई भी दुकान बिना फ्री वैल्यू दिए तो चल भी नहीं सकती है। ये तो आज भी ट्रू है। आप जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो ओशो का जो भी ज्ञान आपको मिला बिना एक भी रुपए दिए, वो सब फ्री वैल्यू है। उस फ्री वैल्यू से लोगों का भला भी होता है, उससे क्लाइंट्स ही बनते हैं, सेल्स फनल बनती है। तो सेल्स फनल है बेसिकली वो, जो 1-1 लाख रुपए देके 7-7 दिन के बंदे वहां पर आके रहते हैं, वो सब सेल्स फनल है। और उसको का जो ये कॉन्स्पिरेसी है, खास करके माँ आनंद शीला ने जो बुक लिखी अपनी, उसको लेकर आपको क्या विचार है? और खास करके 90s और रोल्स रॉय और थाउजेंड्स ऑफ वॉच जो कीमती थे ओशो के पास, और वो जो पैसा है
वो कहाँ से आता था और क्या सही था ये उन लोगों का? पैसा तो सिंपल है, उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो खुशी खुशी देते थे, और मार्केटिंग कंपनी का हिसाब था ही। मार्केटिंग कंपनी इन्वेस्ट करती है जैसे पंजाबी रैपर्स के अंदर गाड़ी इनके पीछे लगा देती है कि गुची अरमानी साडा रोलती जवानी, तो वैसे तो उससे बेसिकली एक भोकाल बन जाता है तो भोकाल बन गया था, और ओशो भी इसके पक्ष में ही था, तो उसमें कोई कन्फ्लिक्ट था नहीं। अच्छा, मां आनंद शीला का जो आरोप है वो आप कैसा देखते हैं? वो सब बहुत मिस्टीरियस है, उसमें वो इतना मिस्टीरियस है कि जो इनकी खुद की अपनी अपनी फुटेज है ना, वो भी पूरी तरीके से ट्रस्टेबल नहीं है। जो उनके लास्ट स्टेटमेंट है, जैसे कि शीला ने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया जब वो पकड़े गए थे पत्रकार को, और जिसमें ओशो जिंदा था, तो वो लास्ट स्टेटमेंट उसके ये थे कि ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह है, बिगड़ा हुआ बच्चा है ओशो, ठीक है, बुरा आदमी नहीं है, लेकिन ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसको कभी भी कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी $10,000 इस पे उड़ा दो, कभी $20,000 इस पे उड़ा दो, ये खरीद के लाओ मेरे लिए, मुझे ये करना है वो करना है, बिगड़ा हुआ बच्चा है। तो मैं उसको उसकी माँ की तरह संभालती थी, ठीक है। और ओशो ने इस पर आरोप लगाए थे कि कुछ $100 मिलियन ये गैप कर दी थी, और $100 मिलियन मतलब आज के टाइम पे लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा ही होना चाहिए, और $1 बिलियन का मतलब है 7,000 करोड़ रुपए। तो ओशो ने शीला के बारे में ऐसा कहा था कि 6,000 करोड़ लेके गायब हो गई, या फिर इसने खा लिया, खिला दिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया उसका। तो उसके ऊपर शीला ने बोला कि ही डज नॉट नो हाउ टू काउंट मनी, उसको आइडिया नहीं है कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कितना पैसा हमारे पास है, कितना नहीं है। तो ये उसके स्टेटमेंट। और ओशो के स्टेटमेंट इसके बारे में ये है कि शी वॉज अ बिच, सो व्हेन आई यूज्ड टू गिव लेक्चर्स शी नेवर स्टेड देयर, शी वॉज ऑलवेज इन अ रूम। तो बस यही है, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट था। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि ये भी स्क्रिप्टेड हो सकता है। तो मैं ही बताना चाह रहा हूँ, जो आपका सवाल है कि इतना जो ऑथेंटिक इंटरव्यू है, उन दोनों का पर्सनल इंटरव्यू जो है, वो अपने आप में स्क्रिप्टेड हो सकता है। तो उसके बाद में जो भी जर्नलिस्ट ने लिखा या न्यूज़ में आया, डॉक्यूमेंट्री बनी, वो तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और ट्रस्टलेस है, और स्क्रिप्टेड, पॉसिबली स्क्रिप्टेड है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप सोचिए आज के टाइम में 6,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए के लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर कितने लोगों की नज़र होगी, कितने लोगों की। और ये स्पॉन्सरिंग बाबा वाला धंधा कोई नया तो है नहीं, ये तो सभी बाबाओं का है, इनका भी यही हिसाब है। तो ये मेरा कहना है उस इंसिडेंट पे। और ओशो जब जिद्दू कृष्णमूर्ति से मिले और उन्होंने कहा कि इनलाइटनमेंट मैंने प्राप्त कर लिया है, मेरे हिसाब से तो मिले नहीं। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने ऐसा जिक्र किया है? नहीं, मतलब उन्होंने उसने ऐसा बोला है कि मुझे एक ऐसा बाबा मिला जो कि रोल्स रॉयस चलाता है और रोलेक्स पहनता है, वो मुझे ऐसा बोला कि वो एनलाइटेंड है, ऐसा जेके ने बोला है। जेके ने नाम से नहीं बोला, हालांकि जो इस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं उसका जो टाइटल है उस प्रकार से मिसलीडिंग है। क्या समझे? लेकिन तो मतलब ये सही जिद्दू कृष्णमूर्ति ओशो को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी और को, या वो कहानी बना रहे हैं ओशो के लिए? हाँ, वो हो सकता है पॉइंट आउट कर रहा हो। तो इनलाइटनमेंट मतलब प्राप्त करने की चीज है। नहीं, एनलाइटनमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन ओशो ने दी, वैसे भी वो कोई गलत और मिसलीडिंग तो है नहीं। उसने तो वैसे उसने भी बोला, यू आर ऑलरेडी एनलाइटेंड, यू आर ऑलरेडी गॉड्स एंड देयर इज नो क्रिएटर, देयर इज ओनली क्रिएशन, इट इज ओनली एन एग्जिस्टेंस। तो उसमें कुछ मिसलीडिंग तो है नहीं। हाँ, वो एक बहुत अच्छा एंटरटेनर है,
तो वो एंटरटेनमेंट करता था। क्या यही जगह है क्या? नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं हनुमान जी वगैरह का ना, आगे होनी चाहिए।